हेलो, नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सबों का जो सेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। बिहार दरोगा एसआई मेंस का जो आपने सीरीज शुरू किया है उसको एक बेहतर तरीके से आप चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेट नंबर 6 आपके लिए लेकर के हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़े हैं। सेट नंबर 6 बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं आज। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का बस एक ही मकसद, आपका सफलता ही हमारा मेन मकसद है, हमारी मकसद आपकी सफलता में छिपी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए आपके सेशन को शुरू करते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निषेध तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। उद्योग के प्रबंध एवं कर्मकारों का भाग लेना। चलिए ये नीति निषेध तत्व है या नहीं है देख लेते हैं। दूसरा, समान नागरिकता संहिता, ये तो पढ़ाई होगा आपको, कई बार मैंने ही कई बार आपको करवाया है कि ये क्या है, हमारा नीति निषेध तत्व में आता है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा देने का अवसर दिलवाए, ये क्या है, हमारा नीति निषेध तत्व है। ठीक है, सरकार का है ये। और पर्यावरण का संरक्षण, ये दोनों है। पर्यावरण का संरक्षण हमारा नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ ये हमारा क्या है बताइए, मौलिक कर्तव्य भी है। आप जानते होंगे 51A के आर्टिकल जी में, याद रखिएगा 51A के आर्टिकल जी में इसके बारे में जिक्र किया गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे उद्योग के प्रबंधन का तो ये 43, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है। ये किस में आएगा, तो 43 के ए में आएगा। यूसीसी आप जानते होंगे 44 में आएगा। वहीं अगर बात करेगा अभिभावकों को शिक्षा का अवसर दिलाना तो ये भी आपको पता होगा कि ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य के तौर पे ये जोड़ा जाता है। नीति निषेध तत्व कहने का मतलब कि ये क्या नाम है, नीति निषेध तत्व में जोड़ा जाता है। आपको पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके ये क्या कर दिया गया था, एक नीति निषेध तत्व में जोड़ करके सरकार की जिम्मेदारी बना दी गई थी। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के हेतु अंग्रेजी जो विषय थे उस अंग्रेजी विषय के भाषा का उपयोग अनुमति प्रदान कर दी थी। यानी कि संविधान बनने के बाद जो आने वाला समय था उसमें अंग्रेजी का उपयोग क्या कर दिया जाना था, बंद किया जाना था। तो उस अंग्रेजी के उपयोग को बंद करने का जो प्रावधान है वो पूछा जा रहा है कि आपको वो कब का प्रावधान है, आपको उसके बारे में बताना है और कब बंद कर दिया जाता है। 20 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद और 15 वर्ष के बाद। तो ये 15 वर्ष के बाद यानी साल 1965 में ये बंद किया जाना था। अनुच्छेद 343 के 2 में ये मेंशन था। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार, फिर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया और उस राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार ये बात बोला गया कि 1965 में ये नहीं बंद होगा बल्कि इसको आगे जारी रखा जाएगा और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये बात दिमाग में आप शिक्षार्थी बैठा लेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय के अधिकारिता केंद्र शासित प्रदेश के विस्तार से संबंधित बात करता है। तो 9वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन या फिर क्या नाम है 13वां संविधान संशोधन। तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत अनुच्छेद 231 में क्या कर दिया, ये बात का जिक्र कर दिया गया कि संसद को शक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक साथ, याद रखें संसद को शक्ति दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय उसका कार्य कर सकता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला संविधान संशोधन जो इसमें आपको डाला है ये 1951 के भूमि सुधार अधिनियम का बात करता है। वहीं अगर बात करेंगे आपको 9वां संविधान संशोधन, तो 9वां संविधान संशोधन जो है वो आपको बेरुबारी केस जो था भारत और क्या नाम है आपको वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र, बांग्लादेश वाला भाग, उसको लेकर के। और 13वां संविधान संशोधन जो है ये 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा देने का बात किया गया था। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है, जरा बात करते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए ये बात को मान लेते हैं कि उन्होंने ये दिया था सिफारिश की द्विस्तरीय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। दूसरा आपका बात कर रहा है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाएगा। चलिए ये भी मान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला तो हो गया कि कूट में चयन करने बोल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए कौन सही है कौन गलत है का आंसर लेते हैं। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पे द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। चलिए ये बात मान लेते हैं, सही है। दूसरा क्या कहता है कि राज्य स्तर पर जो नीचे पर्यवेक्षण है तो खंड का विकेंद्रीकरण प्रथम बिंदु माना जाएगा। ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा। ये जो प्रथम बिंदु माना जाएगा या प्रथम बिंदु का जो बात कर रहा है वो प्रथम बिंदु जो है वो जिला होगा या खंड होगा,
ना कि क्या होगा, प्रथम बिंदु जो है वो राज्य माना जाएगा। तो ये जिला या खंड का बात किया गया, तो जिला स्तर पे ये बातें होंगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, केवल एक जो है ये आपका सही हो रहा है, बाकी ये चीज जो है वो थोड़ा सा आपका सही नहीं दिख रहा है। अभिकथन, राज्य के नीति से तत्व डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये बात मान लेते हैं कि नीति से तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसको आप न्यायालय में लेके नहीं जा सकते, यानी इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी न्यायालय में जाकर के आप इसे लागू नहीं करवा सकते। पहला पॉइंट तो आपको ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये कह रहा है कि इन्हें संविधान के भाग 4 के मौलिक अधिकार के साथ रखा गया है। भाग 4 के साथ रखा गया, ये बात तो सही है, इसे भाग 4 में रखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो बात तो सही है कि इन्फोर्सेबल नहीं है, ये है ना, इन्फोर्सेबल नहीं है, ये बात तो सही है। तो कहने का मतलब ये तो क्या है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 37 कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि इसे आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा कहता है कि इन्हें संविधान के भाग में 4 में मौलिक अधिकार के साथ रखा गया है। भाग 4 में मौलिक अधिकार के साथ इसे नहीं रखा गया, बल्कि इसे जो रखा गया किसके साथ, तो नीति निर्देशक तत्व को अलग से रखा गया। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप ये कर लीजिएगा, ए तो सही है, 2 गलत है, तो ए सही है और 2 गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और 65 वर्षों की आयु तक होता है। इलेक्शन कमीशन का पता होगा जिक्र 324 से लेकर के 329 तक होता है। 329 तक इसके बारे में जिक्र किया गया। एक और बात जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है चुनाव आयुक्त का, उसकी स्थापना 25 जनवरी चुनाव आयोग जो बोलते हैं 1950 में हुआ। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति कौन करती है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, ये भी आपको समझ में होना चाहिए। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था, तो नेपाल ने पहला अपना लोकतांत्रिक संविधान जो है 2015 में अपनाया था, 20 सितंबर 2015, याद रख लीजिएगा। 20 सितंबर 2015 को केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे। केपी शर्मा ओली जो है वो क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और ये जो है मतलब यहाँ पर बना, और अक्टूबर में चुनाव हुआ और अक्टूबर में ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश में अभी जो है बालेन शाह, आपको नहीं पता है जान लीजिए, अभी नए जो है बालेन शाह, इन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है एक तरह से 27 तारीख को, यानी कल ही जो है इनका एक तरह से प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया, जो कि सबसे युवा माने जाते हैं, युवा हैं भी, रैपर हैं, वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं यूथों का, जेनजी जिसको आप कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में का, हाँ ये बात सही है। कई ऐसे आपको मामले मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि भारत दिखने में तो संघीय है, लेकिन रियल मायने में ये क्या है, आपको भावना में एकात्मक जैसा दिखेगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको ये ऐसा दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको कुछ बताएं तो जैसे आप जानते होंगे राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, भले वो राज्य के लिए होते हैं, लेकिन वो केंद्र के द्वारा क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग किए जाते हैं। आप राज्य में जो IAS IPS देखते हैं केंद्र के द्वारा होता है, लेकिन उसकी जो पूरी देखरेख होती है राज्य में होती है, लेकिन देखरेख उसको केंद्र करता है। तो ऐसे कई मामले आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक और बात जान लीजिए, एक शब्द आता है अर्धसंघीय, तो अर्धसंघीय शब्द किसने यूज कहा था, तो केसी वेयर जो है उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। एक और शब्द आप सुने होंगे सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, तो जी ऑस्टिन ने कहा, ये बात जी ऑस्टिन ने कहा। ऐसा कई बार आप शब्द देखने को मिल जाएगा आपको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में। तो पहला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक मूल क्षेत्राधिकार को देता है, ये तो गलत हो गया। मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद का विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार का मतलब हो गया, अनुच्छेद 131 यही कहता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें मूल अधिकार वो होंगे जो केंद्र और राज्य के बीच का अगर कोई मामला होगा तो डायरेक्ट वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो इसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा अपीलीय अधिकार होता है, सलाहकारी अधिकार होता है, रिट का अधिकार होता है, तो उसमें से आपको मूल चूंकि अधिकार का बात किया तो मूल अधिकार आपका ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिनियम क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा या फिर सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का जो रखरखाव है ये पुलिस अधिनियम धारा 31 1961 के तहत जो है इसको अलग से रखा गया है, तो ये नहीं आता है। बाकी सब के सब जो है वो आपको इसमें आ जाता है। 11वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कई बार हमने इसको लेके पढ़ा भी है। ये जो जोड़ा गया है ये आपको कब जोड़ा गया है? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, फिर उसके बाद आप अखंडता शब्द सुने होंगे, है ना, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये बाद में जोड़ा गया था साल 1976 में। इसी को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। सूची में संवैधानिक प्रावधान सूची 2 जहां दिया गया सुमेलित करना है। आपातकालीन प्रबंधन जो है भारत ने कहां से लिया? जर्मनी से लिया है। समवर्ती सूची कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। विधि द्वारा वैवाहिक या संघीय व्यवस्था केंद्र साल, अब इसी में पकड़ लीजिए ना आप, 1 का 2 और 2 का ए कहाँ है? 1 का 2 2 का ए आपको यहीं मिल रहा होगा, यहीं मिल रहा होगा, यहीं मिल रहा होगा, सिर्फ यहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये 1 का 2 है, ये 1 का 2 है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है अब उस पर हम लोग आते हैं। डन है सबका? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ साल 1773 में हुआ। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। इसका उद्देश्य ये था, जरा ध्यान सुनिए, इसका उद्देश्य ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित किया जाएगा। यानी उनके कार्य को क्या किया जाएगा? अब नियमित किया जाएगा। उसके कार्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित किया जाएगा। उसकी नियमितता को एक तरह से करना और साथ ही साथ नियंत्रण करना, ये काम होगा। बंगाल का जो गवर्नर होगा, अब वो बंगाल के जो गवर्नर होंगे वो अब क्या होंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल ना हो जाएगा, यानी अब उसका नाम क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल नाम हो जाएगा। यहीं से गवर्नर जनरल की जो है कहानी वो शुरुआत होती है। और वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल के तौर पे बनाए जाते हैं, पहला गवर्नर जनरल बनता है। और साल 1974 में उसी के तहत जो है कोलकाता को उच्चतम न्यायालय बनाया जाता है। तो ये सब उसी का मुख्यतः आपको प्रावधान देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जरा उस पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कुछ नदियां दिया गया है और उसको शहर दिया गया, मेल करना है। कौन नदी किस नहर के शहर के किनारे है, सॉरी मतलब कौन शहर किस नदी के किनारे है, उसके बारे में आपको बात किया है। तो चलते हैं। रॉटरडम जो है वो राइन नदी के किनारे है, रॉटरडम राइन नदी के किनारे। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। अब यहीं से आप देख लीजिए 1 का 3 तो यानी कि 3 3 3 कहाँ है? तो 3 3 3 3 3 3 1 और 4, और ये देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा ए, अभी हो जाएगा। तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो गन्ना सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक अगर गन्ना का बात करेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अकेले सबसे अधिक, यानी 205.63 मिलियन टन जो है वो आपको उत्पादन होता है। उसके अलावा आप बिहार आ जाएंगे तो बिहार में आपको 11.39 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चलेंगे तो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र 105.99 है, 105.99 है। उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये दोनों राज्य जो है वो नंबर 1 हो जाता है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का कहीं जिक्र ही नहीं किया और उत्तर प्रदेश का जिसके साथ जिक्र किया वहाँ बहुत कम उत्पादन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बिहार हो जाएगा। भारत के बारे में आप जान लीजिए, भारत क्या है? गन्ना उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत क्या है? दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर कौन है? ब्राजील है। पहले नंबर पर कौन है? तो ब्राजील है। आई होप क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है वो है आपको कौन? निहारिका। निहारिका क्या है? तो धूल, गैस, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम ये सब होता है, उन सबों का बना हुआ एक विशाल बादल है, याद रखिएगा। तो सौरमंडल जो हमारा है वो उसी निहारिका से बना हुआ है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह जो चट्टानी पिंड होते हैं वही जाके क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और धूमकेतु क्या है? तो बर्फ, धूल, गैस से बना हुआ ये आपको ग्रह तो बाकी आप जानते ही होंगे। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो अरब सागर का औसत खारा पानी कितना है? 35 pptm है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे अधिक जो है खारा पानी इस एरिया में वो किसका है? तो आपको पता होना चाहिए वो किसका है, वो आपको
पर पार्ट्स पर थाउजेंड जो है वो किसका है, तो वो अरब सागर का है। बंगाल की खाड़ी में चलेंगे तो उसका 30 से लेकर के 34 तक है। अरब सागर में इसलिए क्योंकि संवहन जो होता, मतलब संवहन बोल क्या, जो वाष्पीकरण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वाष्पीकरण के ज़्यादा होने के कारण आपको ये केसेस देखने को मिल जाते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार निकले हैं। चलिए ठीक है, ये बात मानते हैं कि चलो ठीक है, सही बात है, मिला है वहाँ पर। और भारत के अनेक खनिज यथा लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। चलिए ये बात भी मान लेते हैं कि ठीक है, केवल एक और दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा जानिए कि जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में, रियासी जिले में सलाल हैमाना, याद रखिएगा कौन सा जगह, सलाल हैमाना जो है वहाँ पर लगभग 5.9 मिलियन टन, याद रखिएगा 5.9 जो है वो आपको मिलियन टन जो है लिथियम उत्पादन होता है। और ये बैटरी वगैरह की या फिर ये समझ सकते हैं कि ये जो है भारत के लिए बहुत सारे अन्य उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कह सकते हैं कि पहली बड़ी खोज एक में से एक है। बाकी हम लोग ये भी सही मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बांसा बांध जो है वो बना रहा है? तो ये नदी जो है वो सिंधु नदी हो जाएगा। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान का जो उत्तरी हिस्सा है, वहीं पर जो है सिंधु नदी पर जो है वो बनाया जा रहा है। स्थान जो है वो खैबर पख्तून है, याद रखिएगा खैबर पख्तून जो है वो जगह है। और 4500 मेगावाट जो है यहाँ से उत्पादन करने की क्षमता बनाई जा रही है। और ऊंचाई जो है इसका 272 मीटर की ऊंचाई पर यह बांध बनाया जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभिकथन ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है। बात तो सही है कि एकदम बिल्कुल ऊंचा और निरंतर है। वहीं पर अगर बात करें पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा पूर्वी घाट को जगह जगह काट देते। भैया पूर्वी घाट ऑलरेडी कटा छटा है, तो जगह जगह काटने की कोई समस्या है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो बहुत कटा छटा है, इसलिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या है, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ये बात सही है क्योंकि बड़े बड़े ऊंची चोटी जो आप पढ़ेंगे, जैसे आप पश्चिमी घाट में पढ़ेंगे, इसकी जो एवरेज हाइट है वह 900 से लेकर के आपको क्या होगा 1600 मीटर होगा। वही पूर्वी घाट जो है वह आपको 600 मीटर के आसपास देखने को मिल जाता है। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो मिट्टी के प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी उच्चावच, स्थान, समुद्र की दूरी ये सब प्रभाव डालता है, मिट्टी का प्रकार इसको प्रभाव नहीं डालता है। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोयले के बारे में, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम का और कठोर कोयला सही है। गहराई में दबे अधिक तापमान के प्रभावित होने से बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। चलिए ठीक है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का हुआ नहीं भैया, लिग्नाइट निम्न कोटि का नहीं होता है, बल्कि पीट जो है वो निम्न क्वालिटी का होता है, और पीट को ही भूरा कोयला कहते हैं। और कोयला जो बटा है वो आपको कार्बन के आधार पे बांटा गया, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वो क्वालिटी का कोयला ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे सबसे बेहतर क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है। तो सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट होता है, जिसमें मोर देन 90% जो होता है वो कार्बन होता है, वो गहराई में मिलता भी है। उसके ऊपर लिग्नाइट मिलता है, उसके ऊपर एंथ्रासाइट मिलता है, फिर सॉरी उसके ऊपर एंथ्रासाइट, फिर उसके ऊपर लिग्नाइट और फिर उसके ऊपर पीट मिलता है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के चारों मौसम का हिस्सा नहीं है। चारों मौसम का हिस्सा नहीं है तो दक्षिण पूर्व मानसून जो है ये आपको हिस्सा नहीं है। बाकी सब मानसून का हिस्सा, गर्मी सर्दी आप जानते होंगे, ये सब मानसून क्या आप कह सकते हैं कि ये मौसम का हिस्सा है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच से 2 घंटा अगर आगे है, इसका मतलब है कि अगर ग्रीनविच पे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 30 डिग्री जब हम आगे चलेंगे, पूरब की तरफ चलेंगे, तो आपको 120 मिनट हो जाएगा। और 120 मिनट मतलब क्या हो गया, 2 घंटा। तो 30 डिग्री कहाँ पर है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये हो जाएगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो किसी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा है, वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। सिडनी जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, वो न्यू साउथ वेल्स जो उसके क्षेत्र है उसकी राजधानी है, इसलिए नहीं होगा। वेलिंगटन जो है वो पता होगा न्यूजीलैंड की राजधानी है। वहीं अगर बात करेगा रियाद तो सऊदी अरब की राजधानी है, तो ये आपको सिडनी जो है आंसर नहीं होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो उड़ीसा कथक कली जो है वो उड़ीसा का नहीं है, ये याद रखिएगा। कथक कली जो है
ये आपको उसका नहीं है, बल्कि उड़ीसा का जो मेन नदी है, पाकरा, गोटीपुआ, दलखई, ये सब जितने भी नदी हैं, मतलब ये सब है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग अवसरों पे ये है नृत्य किया जाता है। अभिकथन, बिहार के उत्तरी मैदान प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है, इसका क्या कारण है? तो उत्तर बिहार की नदियां जैसे कोसी, गंडक हिमालय से निकलते और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो गया, सही है। ए और आर दोनों आए, ये कहाँ गया? बिहार में उत्तरी मैदान प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ चपेट लाते, ओह अच्छा, चलिए ठीक है, ये भी तो बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि ये अवसाद लेके ज्यादा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर देता है, इसलिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या भी करता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन जो है पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मतलब आपको पूछ रहा है कि जो एथलेटिक चैंपियन है वो कौन है पहली भारतीय, तो आपको इसके बारे में जानना है, तो ये हो जाएगी अन्नू रानी। अन्नू रानी ना, नहीं, अंजू बेबी जॉर्ज जो है ना, ये आपको हो जाएगी। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, 2003 के पेरिस में ये जीती थी। उसके बाद आगे चलते हैं। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान के बाद नई गेंद का मांग कर सकता है 80 ओवर। टेस्ट मैच के बाद, एक टेस्ट मैच के बाद 80 ओवर के बाद आप नई गेंद का मांग कर सकते हैं आईसीसी के रूल के अनुसार। निम्नलिखित में किस राज्य में बावरा के नीलकंठ महादेव मंदिर के परिसर में हर वर्ष भादरवी पूर्णम मेला जो है वो आयोजित किया जाता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में प्रतिवर्ष जो है ये मनाया जाता है। ये मेला बहुत फेमस है, जो अमृति जिला है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मनाया जाता है। महादेव जो है उनके नाम से एक मंदिर परिसर है वहाँ पर। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर लेके चलेंगे। आई होप बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल कर पा रहे हैं। बाकी अगर ऐसे ही लाइक कमेंट करिए, अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। हेलो, नमस्कार। ऊंची उड़ान के इस मेंस टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड करा दिया गया है, बाकायदा यूट्यूब पे उसको एनालिसिस भी कराया जा रहा है और आप बेखूबी बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहे होंगे। हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपने इतिहास के सवालों से, ठीक है? और इतिहास और अर्थशास्त्र के सवाल आप मेरे साथ ले करके चलेंगे और हम आपको उसका एनालिसिस करके बताते हैं कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो गई थी। अभी तक आपने सुमित सर के साथ बहुत सारा कुछ देख लिया है, ऑलरेडी कवर कर लिया है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सवालों को। अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो इतिहास के सवाल को शुरू करने वाले हैं। और इतिहास का पहला प्रश्न जो 31वां नंबर सवाल है, सेट नंबर 6 है। और 31वां नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संस्कृत 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो इतिहास का ये सवाल है। ध्यान देने वाली बात ये है कि सवाल में ये पूछा जा रहा है कि फिरोज तुगलक ने जो नागरकोट अभियान किया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नागरकोट का जो अभियान है, वो 1361 ईस्वी में किया गया था, ठीक है? 1361 ईस्वी में नागरकोट अभियान हुआ और इस अभियान में इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पांडुलिपिक पुस्तकों का इन्होंने ये किया, वहाँ से लूटा, वहाँ से लिया। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकों को लेने के बाद इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हमें 300 देखने को मिलते हैं। इन 300 जो पुस्तक है इनका फारसी में अनुवाद किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नागरकोट अभियान हमारे फिरोज तुगलक के द्वारा 1361 ईस्वी में लिया गया था और 1361 ईस्वी में ये अभियान में ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तक, ठीक है, इनके द्वारा लिया गया। और फिर 1300 पुस्तक से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो 300 पुस्तक थे इनका फारसी में अनुवाद हुआ। और ये फारसी में अनुवाद करने के लिए जो अनुवाद कर रहे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था अजीजुद्दीन खान, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था अजीजुद्दीन खान, जरा सा ध्यान रखिएगा, उनका नाम था अजीउद्दीन खान, ठीक है? उनका नाम था, बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, अजीउद्दीन खान इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अजीउद्दीन खान जो थे क्या थे, इनके द्वारा ही वो 300 पुस्तकों का जो है वो अनुवाद किया गया था। संस्कृत पुस्तकें थे, उनकी फारसी में अनुवाद इसको कराया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है हमें बताना है। क्या क्या सवाल है देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इन नरेश की रजत मुद्राएं हैं।
बिल्कुल सही है, ठीक है। शक विजय के संदर्भ में जो सबसे प्रबल प्रमाण है वो नरेश की रजत मुद्राएं हैं, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा है इन मुद्राओं का जो तोल है, तोला जाता था इन मुद्राओं का, वो 33 ग्रैन हुआ करता था, ये भी पॉइंट सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये शक विजय की जो मुद्राएं हुआ करती थी वो 33 ग्रैन की हुआ करती थी, ये भी पॉइंट सही है। मतलब हमारा जो कूट है वो दोनों का दोनों सही है, मतलब ए नंबर हमारा सही है कि निम्न में पहला भी पॉइंट सही है और दूसरा भी पॉइंट सही है, ठीक है। 33वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन, क्या है कथन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, यही सुदर्शन झील जो निर्माण कराया गया है, ये झील जो है इसको रुद्र दमन के द्वारा, इसको फिर आगे चल कर के बहुत सारे जितने भी आए राजाएं उनका मरम्मत करवाते हैं, ठीक है, उनका मरम्मत कराया जाता है बहुत सारे राजाओं के द्वारा। लेकिन सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। गिरनार अभिलेख आपको पता होगा, वहाँ से भी हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। अभी कथन एकदम हमारा सही है, कथन एकदम सही है। अब कारण के ऊपर आते हैं, क्यों करवाए थे। कारण देखते हैं कि मौर्य काल में कृषि के विकास के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो हाँ, इस समय की जो ज़्यादातर मात्रा में जो लोग हुआ करते थे, इस समय क्या, अगर आप वर्तमान में की बात करेंगे तो वर्तमान में भी आपको किसान जो है वो अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण से जो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ये इसलिए करवाते हैं ताकि किसानों का भला हो सके, ताकि सिंचाई व्यवस्था बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए निर्माण कराया गया है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और ए आर का व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है। क्यों निर्माण कराया गया था, तो कारण भी हमको मिल चुका है, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था, क्योंकि किसान वर्ग का विकास हो, किसान वर्ग के भलाई के लिए ये चीज कराया गया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला सवाल कि बौद्ध वास्तुकला, ये सवाल आपको बहुत बार मेंस में मिल रहा है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। याद करिए, हमने पिछले भी सेट में इस चीज की जानकारी ली थी कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 8400, ठीक है, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया जा रहा था। और इस स्तूप निर्माण में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक अंडा लाइक स्ट्रक्चर होता था, फिर उसके ऊपर हर्मिका हुआ करती थी, फिर उसके ऊपर एक यष्टि हुआ करता था और यहाँ छतरी हुआ करता था। याद करिए, हम लोगों ने बात किया 3 छतरी होती है, क्योंकि 3 पिटक है हमारे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिदम पिटक। तो ये 3 पिटक, ये 3 छतरी इन्हीं चीज को संकेत कर रही होती है कि अभिदम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक है, ठीक है। और आगे से वेदिका होता है जिसको चारों साइड से घेरा हुआ रखता है, और इसी वेदिका के उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है, तोरण द्वार देखने को मिलता है। सवाल यह है कि पैदल जो चला करते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं, देखिए यहाँ जो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे भगवान बुद्ध के कुछ स्मृति में याद रखे गए कुछ सामान हैं, या उनके अवशेष हैं, या उनके राख हैं, उनको रख करके ये बनाया गया स्तूप है। और इस स्तूप पे लोग परिक्रमा करें, इसके लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, ये परिक्रमा कक्ष जो होता है इसको मेठी कह के पुकारते हैं। याद रखिएगा, इसको मेठी कह के पुकारते हैं। मेठी कहाँ पर है, ए नंबर में। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, परिक्रमा कक्ष जहाँ स्तूप पे जो लगाया जाता है भक्तों के द्वारा, जो वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो जाते हैं, तो वो अगर स्तूप के अगर परिक्रमा कक्ष में ये करते हैं तो उनको मेथी कहा जाता है। तोरण द्वार आप समझ गए क्या है, तोरण तो एक द्वार है सर, ठीक है। बाकी अंडा समझ रहे हैं, ये है, ये जो हर्मिका जो हम बना रहे हैं ये है हमारा हर्मिका जिसके ऊपर स्थित है, ये है अंडा। बाकी छतरी तो आपको पता है क्या छत्र इसको कहते हैं, 3 प्रकार के छत्र होते हैं, तो समझ गए होंगे। ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा, मेथी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और हमें ए और ए का व्याख्या देखना है, क्या सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सवाल क्या है, देखिए सवाल यह है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। क्यों, क्योंकि इस कारण से मुगल साम्राज्य आपको पता है कितना ज़्यादा विस्तार कर रहा था। भारत के क्षेत्रों में बात करें तो मुगल आपको पता है बहुत बड़े पैमाने पर फैले थे। अब दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं
केंद्र शासन व्यवस्था के विकास का प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल सही बात है। अगर केंद्र शासन व्यवस्था बनी हुई है, आज भी अगर वर्तमान समय में हम ये क्लास ले पा रहे हैं और आप क्लास बढ़िया ढंग से देख पा रहे हैं, अगर आप टेस्ट जा करके दे पा रहे हैं, मेंस की एग्जाम हो पा रही है, तो सैनिक का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इस समय में मुगल साम्राज्य अगर इतना विस्तार कर रहा था तो अगल बगल बहुत, भारत के अगल बगल बहुत सारे छोटे मोटे और भी शासक राजा थे जो चाहते थे कि अपने आप को विस्तारीकरण करे। यहाँ हर आदमी अपने आप का विस्तारीकरण करना चाहता था, लेकिन इनके पास जो है सैनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिस कारण से ये अपनी शक्ति को बरकरार रख पाए। तो कहीं ना कहीं ये सैनिक के ऊपर निर्भर थे। तो अभिकथन भी हमारा सही है, रीजन भी हमारा सही है, हमारा कारण भी सही है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था, बिल्कुल सही है, तभी इतना विस्तारीकरण हो पाया। और जो शासक हुआ करते थे, शासन जो हुआ करती थी, वो सेना के ऊपर निर्भर होती थी, ये भी पॉइंट सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों कथन मिलता है और आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये दोनों व्याख्या भी मिल रहा है हमारा, तो हमारा आंसर ए नंबर चला जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया है? लौह स्तंभ के बारे में आपको जानकारी दे दे। लौह स्तंभ जो होता है वो इसलिए बनाया जा रहा था ताकि राजा अपने बारे में लिखवा पाए। कौन बनवा रहे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको देखने को मिलेंगे, लौह स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, लौह स्तंभ के निर्माण में क्या चीजें होती है? जो स्तंभ बनाया गया लोहा का, उसमें राजा के बड़ाइयाँ लिखी होती है, राजा का योजना लिखा होता है, राजा की घोषणा लिखी होती है, राजा ने क्या कार्य करवाया वो लिखा होता है। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत गुप्तों के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों में समझाने का प्रयास किया था, के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया, और उनमें से एक है दंड, जिसका अर्थ क्या होता है बता दे। कौटिल्य के द्वारा 7 अंग बताए गए थे, आपको याद होगा। राजा हैं, ठीक है, फिर अमात्य हैं जिनको मंत्री कह के पुकारा जाता है, फिर क्षेत्र की बात की जाती है। तो ऐसे इनके 7 अंग बताए गए हैं। सहयोगी वर्ग, आपको पता होगा, ऐसे 7 अंग बताए गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दंड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अमात्य हम लोग बोलते हैं, अमात्य दूसरा बताए ना चाणक्य ने, अमात्य का मतलब होता है क्या? मंत्री। अमात्य मतलब होता है मंत्री। तो यहां पर बोला जा रहा है कि दंड का मतलब क्या हो रहा है? जो इनके द्वारा जो बताया गया है सप्तांग, उसमें दंड का मतलब क्या है? तो दंड का मतलब है सेना। याद रखिएगा, चाणक्य कौटिल्य के द्वारा टोटल सप्तांग बताए गए हैं, 7 अंग बताएं कि किसी भी जगह पर, किसी भी क्षेत्र पे स्वामी का होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी मतलब कौन हो गए? स्वामी मतलब हो गए राजा, अमात्य मतलब हो गए मंत्री। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या? जनपद मतलब कि एक क्षेत्र होना चाहिए। फिर बात होती है दुर्ग की, किला होना चाहिए। फिर बात होता है कोष का, ठीक है, कि इनके पास पैसे होने चाहिए। फिर बात होती है दंड की, मतलब क्या? कि इनके पास सेना होनी चाहिए। फिर बात होती है मंत्री की, कि इनके पास जो है, इनके पास मित्र की, तो इनके पास सहयोगी एक राज्य भी होना चाहिए। तो दंड का मतलब क्या है? दंड का मतलब है किला। याद रखिएगा, किला, दंड का मतलब है सेना। ठीक है, किला का मतलब क्या होता है? दुर्ग। याद रखिएगा, किला को दुर्ग कह के पुकारा गया था। मित्र मतलब है सहयोगी, और अमात्य मतलब होते हैं हमारे मंत्री। अभी हम लोगों ने बात कर रही है, ऑलरेडी बात हो चुकी है हमारी। तो ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने सेना, ठीक है, कौटिल्य ने किसकी बात की है? तो कौटिल्य ने दंड का मतलब कहा है क्या? सेना। ध्यान रखिएगा, दंड जो है वो सेना के अंदर आता है। अगला सवाल, एक्सला सैपल जो है 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है कि जो एक्सला सैपल है, जो एक लंबी विश्व युद्ध, आपको पता है 2 देशों में जो लड़ाई चल रही है, फ्रांस और डच के बीच में, जो ये ब्रिटिश और डच के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई कब हुई है? एक्सला सैपल जब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई।
ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1748 में। दूसरा है अंग्रेजों ने मद्रास को पुनः प्राप्त कर लिया, तो ये भी पॉइंट सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा सैंपल का जो पॉइंट है उसमें 1 और 2 दोनों पॉइंट हमारा क्या है, सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है देखते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। आपको पता है भारत में बाहरी आक्रमण क्या कर रही है, आकर के आक्रमण कर रही है। ठीक है, आके आक्रमण कर रही है और जीत भी जा रही है। और कारण क्या बताया गया है, कारण यह है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। यही कारण जिस कारण से ये पूरे अभियान को बढ़िया से कर पाए और तुर्की यहाँ पे जीत भी पाए हैं। इसका कारण ये है कि उत्तर भारत में जो शासक वर्ग था, जो शासन चल रहा था, वो कुशल रूप से नहीं चल रहा था। आपस में क्या थे, मतभेद थे, आपस में उत्तराधिकारी की लड़ाइयाँ चल रही थी। इस कारण से इसी सारे चीज़ों का फायदा उठा करके तुर्कियों के द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया और भारत पे वो सफल भी रहा। तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता होती तो तुर्की कब भाग गया होते, यहाँ टिक भी नहीं पाते। तो कारण कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। अब इस पर जरा सा रुकने वाली बात है। आपको पता है शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से हो चुकी थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से हो चुकी थी और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमें चार्टर एक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे चार्टर एक्ट लाए गए और इस चार्टर एक्ट लाने के बावजूद भी 1813 याद होगा, 1813, 1833, 1853, ठीक है, तो चार्टर एक्ट आ रही थी लेकिन ये लोग सत्ता से जा नहीं रहे थे, कंपनी ही यहाँ पे शासन कर रही थी। आप रेगुलेटिंग एक्ट से अगर चार्टर एक्ट 1853 तक देखेंगे तो यहाँ कंपनी का ही शासन चल रहा था, कंपनी ही यहाँ पे शासन कर रही थी। लेकिन जैसे ही भारत में 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद इन्हें यह समझ में आ गया कि अब भारत पे कंपनी शासन नहीं कर सकती है, वो योग्य नहीं है या उनमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया और उसके बाद जो है यहाँ क्या किया गया, उसके बाद जो है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस क्राउन का हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन जो है वो कब करती है, 1858 में करती हुई नजर आती है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 1858। अगला सवाल देखिए क्या है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। क्या है देखते हैं। पहला है कि सूची है हमारा गुप्तों के द्वारा क्या बनाया गया है, उनके द्वारा बनाया गया देवगढ़। ठीक, आप जो देख रहे देवगढ़ जो ये बनाई गई है वो गुप्तों के द्वारा बनाया गया। तो हमारा ए का क्या होगा सर, ए का होगा 4। ठीक है, जब हिंदू धर्म अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन कर रहा था तो गुप्तों के द्वारा गुप्त शासनों के द्वारा जो है वो देवगढ़ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो गुप्त में क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। कहाँ पर है ए का 4, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हमको दिख रहा है। तो आप देखिए, आप एक भी सवाल अगर जान रहे हैं तो आप उसको बना सकते हैं। चंडेल का क्या होगा, आप प्लीज ये सर कुछ मिलवा लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। चंडेल का होगा हमारा खजुराहो। ठीक है, चंडेल खजुराहो। और चालुक्य के द्वारा क्या किया गया, चालुक्य का होगा बदामी। ठीक है, चालुक्य बदामी, 2 तरह के चालुक्य हुआ करते थे, बदामी चालुक्य से संबंधित है और पल्लव जो है वो पनमले हैं। ध्यान रखिएगा, डी का 2 होगा, मतलब हमारा आंसर बी नंबर होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942, ठीक है, 1942 में ये लड़ी जा रही है, ये कराई जा रही है ताकि अंग्रेजी सत्ता को अब यहाँ से हटना है, उनको मजबूर करना है कि वहाँ से ये चले जाएं। के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की गई थी। गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत कब की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, जहां पर राष्ट्रवाद फैलाने के लिए, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ जाए, इसके लिए ये लीड किया गया था। कौन कर रहे थे, वो उषा मेहता जी के द्वारा किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उषा मेहता के द्वारा 1942 में
ये गुप्त रेडियो की शुरुआत की गई थी। सबको ये पूरे अपने हाथ में जिम्मेदारी लिए थे और लोगों तक ये राष्ट्रवाद की बातें पहुंचा रहे थे गुप्त रेडियो के थ्रू। इसी कारण से उषा मेहता को 1943 में जेल भी जाना पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा 1943 में वो जेल भी चले गए थे, लेकिन ध्यान आंसर क्या होगा हमारा, उषा मेहता। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित अधिनियमों को उन संबंधित वर्षों के साथ मिलान करना है। ठीक है, क्या 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 है देखते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था, आपको पता है पिट्स इंडिया अधिनियम। और ये पिट्स इंडिया अधिनियम नाम क्यों है पिट्स, क्योंकि यंगर द पिट्स के नाम पे इसका नामकरण किया गया था। ये कब आई थी, ये 1784 में ये अधिनियम आया था 1784 में। स्थायी बंदोबस्त कौन लाए थे, कॉर्नवालिस। कब, कहाँ पर लाए थे, बंगाल में। याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लाया गया है। कब लाया गया है, 1793 में। दूसरा है सहायक गठबंधन, कौन लाए, वेलेस्ली लेकर के आए थे। कब, 1798 में। और सती प्रथा बैंटिक, आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय के साथ बैंटिक के द्वारा 1829 में, 1829 में। तो हमारा ए का 1, बी का 2, थ्री का, सी का 3, डी का 4। बड़ा सिंपल है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। याद रखिएगा पिट्स इंडिया यंगर द पिट्स के नाम पे पड़ा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। बाकी सहायक गठबंधन वेलेस्ली के द्वारा, सती प्रथा बैंटिक के द्वारा। याद रखना है 1829 में। ये सारा सवाल आप लोगों ने पहले भी अगर एसआई मेंस का एग्जाम दिया होगा या आपने पीटी का एग्जाम दिया होगा तो आपको ऐसा ही सवाल मिलता जुलता मिला होगा और आपको यहाँ भी मिल रहा है। मतलब समझिए आपके लिए कितना ज़रूरी है कि ऐसे सवालों को बार बार देखे करते रहें ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आए, आप मैथ्स क्वालिफाई कर जाएं। आगे सवाल के ऊपर आते हैं। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की जो शुरुआत, स्थापना के लिए जाने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या था, जिन्होंने भारत में समाज सुधारक अभियान चलाए थे। होम रूल लीग मूवमेंट, आपको पता होगा होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट तिलक और इनके द्वारा, किनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये समाज सुधारक कार्य होम रूल लीग मूवमेंट किनके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा। सवाल यही था कि इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना किए जाने वाली प्रसिद्ध समाज सुधारक का नाम क्या था। ठीक है, ब्रिटिश समाज सुधारक तो हमारी एनी बेसेंट होंगी। लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के इन्होंने ये समाज सुधारक कार्य किए थे। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला सवाल, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, रुक जाइए, कौन सा कथन दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, प्लीज नोटिस करिएगा, सही नहीं है बताना है। बहुत लोग सही है करके आ गए होंगे, सही नहीं है में क्या क्या क्वेश्चन ऑप्शन है देखिए। पहला पॉइंट क्या है हमारा, कूद पढ़ते हैं। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। क्या ऐसा हुआ था कि भारत का हर तबका भाग लिया था, तो हर तबका भाग लिया था। आंदोलन में केवल उच्च जाति नहीं बल्कि हर तबका भाग लिया था। मतलब पहला पॉइंट क्या है, गलत है। दूसरा, मद्रास की जस्टिस पार्टी भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया नहीं, उनके द्वारा क्यों किया जाएगा, जस्टिस पार्टी कहाँ क्यों करने लगी इसका बहिष्कार, तो ये भी पॉइंट इसका आंसर नहीं होगा। अगला सवाल है, हजारों छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है कि 1 और 2 क्या है, वो गलत होगा। ठीक है, तो केवल 1 और 2 क्या है, वो गलत है। पूछा ही जा रहा है गलत कौन सा है, तो केवल 1 और 2 गलत है, क्योंकि तीसरा जो है हमारा क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा, हजारों छात्रों ने क्या किया था, बहिष्कार किया था, तो 1 और 2 इसका क्या होगा, गलत आंसर होगा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के सबसे प्रथम राज्यपाल 1936 और 37 ईस्वी में कौन देखने को मिलते हैं, हमें सर जेम्स डेविड स्टीफन देखने को मिलते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सर जेम्स डेविड स्टीफन इसके राइट आंसर होंगे। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था, तो ये जो स्थापना किया गया है वो हमें दरभंगा का करीदाबाद दरभंगा में हमें देखने को मिलता है क्या, कि ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी नंबर, कैराबाद दरभंगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला सवाल क्या है देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग का पहचान पूरी दुनिया में है। बिल्कुल सही बात है, मधुबनी पेंटिंग आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। यह पेंटिंग केवल पुरुषों के द्वारा ना सर, महिलाओं की अहम भूमिका रहती है, महिलाओं की अहम भूमिका रहती है इसमें। तो इस कारण से क्या होगा, एक तो पूरा पूरी सही है। मधुबनी पेंटिंग आप बिहार से संबंधित, आपको पता है मधुबनी पेंटिंग की बहुत ज़्यादा मांग है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग की पहचान पूरी दुनिया में है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सिर्फ केवल पुरुषों के द्वारा नहीं, महिलाओं का इसमें योगदान हमें देखने को मिलता है। तो आर हमारा क्या हो गया, गलत है, कथन हमारा सही है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ध्यान रखिएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि इसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। अगला सवाल कि बिहार में निम्नलिखित जिलों की आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार सही क्रम को चुनिए। मतलब कि सबसे कम ज़्यादा और उसके बाद कौन है, ठीक है, वैसे बताना आपको, सबसे कम फिर उसके बाद ज़्यादा उससे ज़्यादा कौन। तो कौन सा होगा हमारा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। 10 की जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको बताना था। भारत में अर्थशास्त्र का सवाल, ठीक है, अर्थशास्त्र का सवाल है। अब ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के कुछ सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का साहित्य, ठीक है। कारण देखिए, कारण पे आते हैं, चलिए पॉइंट तो सही है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। आते हैं भारी उद्योग और लघु उद्योग में का एक साथ विकास, ये मिलता है, कथन सही, पॉइंट सही है। भारी उद्योग और लघु उद्योग का एक साथ विकास, पॉइंट सही है। लेकिन क्या ये इसका कारण है, क्या ये अभिकथन से कारण दोनों क्या मिलते जुलते हैं, नहीं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि एक भारी उद्योग के ऊपर बात कर रही है, एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी कारण से क्या होगा, ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों कथन हमारे सही हैं। 51 नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कृषि सिंचाई योजना, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उनमें कौन सा पॉइंट गलत है। क्या उसमें वर्षा संयोजन संरचना के निर्माण के बाद किया गया है, जल संग्रह हो, सारे वर्षा का पानी फिर वहाँ से नहर बना करके किसानों तक पानी पहुँचाए जाए, ऐसी बात की गई है। जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये भी बात किया गया है, ताकि जल जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगे। और देखिए, कुओं का निर्माण का बात नहीं किया गया है, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण का भी बात किया गया है, ठीक है। जितने भी मरम्मत जो टूट फूट चुका है उसकी मरम्मत करने की ज़रूरत है, ये भी बात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में की गई है। लेकिन कुओं का निर्माण का बात नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, कुओं का निर्माण का बात नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। तो देखते हैं कौन कौन सी है, कि निरपेक्ष लागत अंतर, ये बनता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है तुलनात्मक लागत अंतर, ये भी बनता है। और तीसरा अवसर लागत, ये भी बनता है। मतलब 1, 2 और 3 तीनों बनता है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है, तो ये तीनों बनता है, ध्यान रखिएगा। निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत, ये तीनों ही इसके भाग के 5 बनते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों इसका राइट आंसर होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 53वां नंबर सवाल, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के क्रमानुसार सजाइए। सबसे पहले क्या है देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा बैंक योजना। सबसे लास्ट में क्या आया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मतलब तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि सबसे आखिरी क्रमानुसार बोला गया है, ठीक है। आरंभ होने का सबसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे आखिरी क्या होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरे नंबर सबसे आखिरी आना चाहिए। मतलब आंसर क्या होगा हमारा 1, 2, 4 और 3, ठीक है। सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर उसके बाद डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, फिर उसके बाद
मौद्रिक बैंक योजना और सबसे आखिरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्रमानुसार सजाना था, ध्यान रखना है। अब आते हैं टॉबिन कर लगाया जाता है। टॉबिन कर क्या होता है? जब दो देश मुद्रा परिवर्तन करते हैं तभी तब टॉबिन कर लगाया जाता है। ये किसके ऊपर लगाया जाता है, क्या है? तो ये विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है, याद रखिएगा। हम अभी बता रहे थे जब मूल्य का परिवर्तन कराया जाता है तभी ये कर लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, 56 नंबर पे आते हैं कि ट्राइम्स का अर्थ क्या है। ठीक है, TRIMS का अर्थ क्या है? ट्राइम्स का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, तो ट्रेड का ट्राइम्स का मतलब यही है, याद रखिएगा, मेजर्स, इसीलिए एस शब्द भी छिपा हुआ है। आते हैं सूची 1 और 2 से हमको सम्मिलित करना है। धन का निष्कासन किनके द्वारा बताया गया था कि अंग्रेजी सत्ता आई है और धन का निष्कासन कर रही है? ये बताया गया है दादा भाई नेरोजी के द्वारा। ठीक है, तो ए का हमारा क्या होगा? ए का होगा हमारा 2। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर बात की जाती है धन का निष्कासन के ऊपर तो वो हमारे करते हैं दादा भाई नेरोजी। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये भी आपको पता है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो बड़ा इजी सवाल था ये, तो ए का 2, डी का 3 आपको पता चल गया। अर्थशास्त्र का जनक सीधा दिख रहा है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। धन का निष्कासन के बाद कौन किए हैं? दादा भाई नेहरू। इतना सबको पता होगा। ए का 2 और डी का 3 किसमें है? ए का 2, डी का 3। ठीक है, अब आइए, अब है जनसंख्या सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो थॉमस माल्डस के द्वारा दिया गया है। तो जनसंख्या सिद्धांत क्या होगा? मतलब बी का 4। और तरलता अधिमान किनके द्वारा दिया गया है? तो JM किन्स के द्वारा दिया गया है, डी का 1। ठीक है, सॉरी, सी का तरलता अधिमान सी का 1 हो गया, और हमारा डी का क्या हो गया? 3 हो गया, और बी का क्या हो गया सर? बी का 4 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धन का निष्कासन दादा भाई नौरोजी, जनसंख्या सिद्धांत थॉमस, और तरलता अभिमान JM किन्स, और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश करता है? कौन जो है ये सिफारिश करता है कि इनके पास पैसा जो फसलों का जो न्यूनतम समर्थक मिलना चाहिए, किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बात किसके द्वारा की जाती है? तो ये बात की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, कि अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान को मूल्य जो है वो कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का निवारण कर सके। ये जो बात है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। आते हैं, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। अंत्योदय अन्न योजना, याद रखिएगा, स्थापना 2000 ईस्वी में इसको किया गया है। और इसका कार्य ये है कि जो BPL में रहने वाले लोग हैं, मतलब गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, उनको अनाज प्रोवाइड कराना है, उनको अनाज देना है। और चावल जो है वो 3 रुपये प्रति किलो देने की बात की जाती है, और अनाज जो है वो 35 किलो अनाज जो है आपको मिलेगा। ऐसी जो वादा किया गया है BPL के लिए है, गरीबी रेखा के नीचे के लिए लोगों के लिए है। तो किनके लिए सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए? क्या बेरोजगारी, पर्यावरण नहीं, जनसंख्या वृद्धि से नहीं, बल्कि गरीबी से लड़ने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अंत्योदय जो योजना है वो गरीबी से लड़ने के लिए कदम उठाया गया था। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जिसको हम लोग कहते हैं, कि संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कि सबसे पहला ही कथन सही है कि AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला कथन इसका क्या है? वो सही है। अगला सवाल जो हमारा 60 नंबर से आता है वो साइंस का सवाल है, और ये सारे सवाल आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। और यूं ही आप ऊंची उड़ान के साथ जुड़े रहे। मेंस के बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए कराए जाएंगे। अप्रैल में एग्जाम है, लेकिन उससे पहले ही आपकी तैयारी पूरी अच्छी होगी। आप बाकायदा सारे सेट्स को देते रहें। आपके सेंटर अलग अलग जगहों पर, बिहार के अलग अलग जिलों पर सेंटर में एग्जाम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आप उन सारे जगहों पर जाके टेस्ट दे सकते हैं और उसका एनालिसिस हमारे इस YouTube चैनल पे देख सकते हैं। बाकी आप आगे 7 नंबर सवाल से मनोज सर के साथ जुड़ जाएंगे। मनोज सर आपको अपने साथ 60 नंबर से लेकर के जितना भी बचा हुआ सवाल है वो आपको अपने साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऊंची उड़ान में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट में, मतलब सेट नंबर 7 में हमारी मुलाकात फिर से होगी। धन्यवाद।
जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार असाइनमेंट्स का सेट नंबर 6, जिसमें अभी हम लोग साइंस, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं, जो आपके आगामी 19 अप्रैल को जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही कारगर ये साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग साइंस वाला पोर्शन पहले देखते हैं। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ, किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के लिए धारा I और वोल्टता V आलेख ऊपर चित्र में दिया गया है। यह युक्ति क्या है, ये क्या युक्ति दर्शाता है। तो यहाँ पे I दिया हुआ है, ठीक है, I जो करंट को दर्शा रहा है और यहाँ वोल्टता दर्शा रहा है। तो आप ओम के नियम के हिसाब से, ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें तो V बराबर होता है I R। यहाँ पे V समानुपाती होता है I का, ठीक है, I का यहाँ पे समानुपाती है। तो इन दोनों के बीच, चूंकि ये दोनों समानुपाती हैं, इसलिए इनके दोनों के बीच बनने वाली लाइन कभी भी हमेशा सीधा रहेगा। ये किससे संबंधित है, तो ओम के नियम से। तो सुचालक जो ओम का नियम का पालन करता है, एकदम सही आंसर। अगर वहीं अर्धचालक होता तो ये रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी बनती, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी बनती। फिर आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा लेंस का अर्धभाग काले कागज से ढका है, ठीक है। बने प्रतिबिंब को देखने पर प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस एक सा दिखाई देगा। तो भैया यहाँ पे अगर लेंस को मान लो ये लेंस है, इसको आधा भाग ढक दें तो आधा क्या चित्र आधा ही दिखेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आधा नहीं दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, ये हमारा गलत ऑप्शन है। यहाँ पे दिया है आधा प्रतिबिंब दृष्टिगत होगा, यानी आधा ही दिखेगा, ये सही नहीं है। प्रतिबिंब पूरा दिखेगा, लेकिन फर्क पड़ता है कि उस पर कितना प्रकाश पड़ रहा है। ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो ज़्यादा साफ दिखेगा, कम प्रकाश पड़ेगा तो धुंधला दिखेगा। तो यहाँ पे धुंधला वाला ही सही हो जाएगा। प्रतिबिंब की तीव्रता तीक्ष्ण होगी, यानी कि धीमा होगी, ठीक है। अब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो भैया ये हमेशा उल्टा ही बनता है, ठीक है। जो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार अपेक्षाकृत छोटा देखा जा सकता है, तो नहीं भैया, ये डिपेंड किस पे करता है, ये वस्तु की स्थिति पे डिपेंड करता है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये वस्तु की स्थिति डिपेंड करती है। आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 क्या कह रहा है। तो 62 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गतिमान रेलगाड़ी में कोई यात्री एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है, गतिमान है, ठीक है, गतिमान है, जो कि उसके पीछे गिरता है। इससे इंगित होता है कि रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यहाँ पे देखो पीछे गिर रहा है, अगर सिक्का उछाल रहा है पीछे गिर रहा है, यानी वो गाड़ी त्वरित है, समान गति से त्वरित है, समान गति पे नहीं है, त्वरित है, ठीक है। जैसे ही सिक्का ऊपर पीछे फेंके तो गति कुछ कम था, और जैसे ही हम सिक्का ऊपर गया गति थोड़ा तेज हो गया तो पीछे गिर गया, यानी वो त्वरित गति में है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। एक समान गति से अगर चलता तो सिक्का हमें हाथ में ही आगे गिरता, ठीक है। और मंदित कब होता, जब हम काफ़ी तेजी से चल रहे हैं और स्लो हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन में मंदित होता, ठीक है। और वृत्तीय पथ तो हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, त्वरित इज द राइट आंसर। यहाँ भी कथन और कारक दिया हुआ है। अभी कथन में क्या कह रहा है, तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, एकदम दुगुने से भी ज़्यादा इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है, इतना इसका अपवर्तनांक होता है हीरे का। हीरा बहुत कठोर होता है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, तो कठोरता का अपवर्तनांक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कठोरता का अपवर्तनांक से कोई लेना देना नहीं है। सही तो दोनों है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते, यानी कि आर ए की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे की बात करें तो 1928 में किसने खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। तो ये हो जाते हैं कौन भैया, तो सीबी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव 1928 में, ध्यान रखिएगा 1928 में यहाँ दिया है, जिसके लिए उन्हें 1930 में
भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के खोज के लिए। नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में इनको, ठीक है, इसी की खोज के लिए। जो इन्होंने पानी में किया, सीवी रमन जो पानी में किए, वही रैले ने हालांकि हवा में किया और प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया एक तरह से। इन्होंने बताया कि कैसे हमारा जो वायुमंडल आकाश नीला दिखता है, ठीक है, इन्होंने बताया कि कैसे हमारा आकाश नीला दिखता है। इन्होंने सेम परीक्षण किया था, लेकिन इन्होंने हवा में परीक्षण किया था। फिर बात करें तो दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो विकल्प में सही क्या है वो देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, एकदम भैया। यहाँ पे वर्ष दिया है तो वर्ष का मतलब समय ना समझ लीजिएगा। यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी की इकाई है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 इंटू दी 10⁻12 km प्रति सेकेंड, ठीक है, इतना। और अगर बात कर लें यहाँ पे, अगर 12 की जगह पे 15 हो जाता, 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, माइनस नहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है, प्लस 15 10 15 ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता है, और किलोमीटर में दे तो 12 पावर रहता है। प्रकाश वर्ष समय का एक इकाई है, तो ये भी गलत है। जूल शक्ति की इकाई है, ये भी गलत है। पास्कल बल की इकाई है, तो नहीं भैया, ये सब दाब वगैरह का इकाई हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 0 अंश सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एक एटमोस्फियर। 0 अंश सेल्सियस पे जब पारद का इतना mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, तो एक एटमोस्फियर। एक बार अगर पूछ दे तो 10 पे 5 पास्कल होता है, ठीक है, 10 पे 5 पास्कल होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से समस्थानिकों तथा संभारकों के लिए एक तरह से इनके संबंध में सही है, ठीक है। संभारिक और समस्थानिक दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो समस्थानिक ध्यान रखिएगा। समस्थानिक में क्या होता है, तो क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं। वहीं बात कर लें संभारिक में, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान ये समान होता है, ठीक है, ये समान होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, तो एकदम गलत बात है। समान द्रव्यमान संख्या नहीं होती, क्रमांक संख्या होती है, द्रव्यमान भिन्न होता है वहाँ पे। संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, तो संभारक की समान परमाणु संख्या नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे संभारिक है तो द्रव्यमान समान होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संख्या दिया है, संख्या चूंकि गलत है, ये गलत है, यानी कि दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मक्खन कोलाइड कब बनता है। मक्खन जब मढ़ के मक्खन को बनाते हैं तो कोलाइड जो घी टाइप का बनता है वो कब बनता है, तो जब वसा की गोलिकाएं पानी में छितर जाते हैं। मरते जब वहाँ की वसा की गोलिकाएं छितर के धीरे धीरे किनारा साइड होने लगते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी। फिर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में आप सभी को पता होगा कि सोलर सेल में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो उसे ये सिलिकॉन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये एकदम सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। फिर देख लेते हैं, अभिकथन दिया है और कारक दिया है। अभिकथन और कारक में हमें यहाँ पे दिया है पेसमेकर जो कृत्रिम हृदय की हृदय, हालांकि इसको कहा भी जाता है कृत्रिम हृदय। पेसमेकर को हृदय का प्राकृतिक घड़ी कहा जाता है, एकदम सही बात है, ठीक है, प्राकृतिक घड़ी, क्योंकि ये हमारे दायां जो अलिंद होता है वहां पे लगाया जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ध्यान रखिएगा, जो पेस मेकर होता है ना, तो दायां अलिंद में लगाया जाता है। हमारे हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, दायां बायां निलय, बायां अलिंद, ठीक है, मतलब ऊपर रहता है बायां अलिंद और नीचे निलय रहता है। वैसे ही दायां अलिंद और दायां निलय रहता है। तो जो पेस मेकर लगाया जाता है ना, वो दायां अलिंद में लगाया जाता है, और यही मांसपेशियों को हालांकि सिकुड़ाता है, फैलाने का भी हालांकि कार्य करता है अपने विद्युत आवेश के माध्यम से। ओके, तो हमारा ये सही हो जाता है। अभिकथन कारक देखते हैं, तो यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए विद्युत आवेश पैदा करता है। तो अभी तो यही बता रहे थे कि यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए विद्युत आवेश पैदा करता है। तो एकदम दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्राकृतिक घड़ी भी कहा जाता है। तो एक तरह से हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर भी रहा है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व या रासायनिक यौगिक का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे जो ओस्मियम होता है, ओस्मियम जो होता है, इसका रासायनिक घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। ओस्मियम का रासायनिक घनत्व लगभग 22 के आसपास होता है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन होता है, बाकी सब उससे कम ही होता है। फिर देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन लहसुन और निम्नलिखित में से, वॉइस ठीक ठाक जा रहा है क्या? ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लहसुन, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से है, ठीक है। यौगिक में से एक है, तो एलिसिन जो दोनों में पाया जाता है यौगिक सल्फर है, ठीक है। ये दोनों यौगिक सल्फर, लहसुन और प्याज का यौगिक सल्फर है, जिसे एलिसिन कहते हैं। एलिसिन सेल्यूलोज की बात करें तो हालांकि ये पौधों में पाया जाता है। इस पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इथेनॉल की बात करें तो इससे शराब में ये मिलाया जाता है। एथेनॉल शराब निर्माण में इसका उपयोग होता है। फिर देखें तो विटामिन के विषय में यहाँ पूछा गया है। विटामिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। शरीर में संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है, तो एकदम आवश्यक है, ठीक है, एकदम आवश्यक है। विटामिन सी एकदम आवश्यक है। नेत्र वर्णक के संश्लेषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, तो भैया नेत्र के लिए विटामिन डी की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ विटामिन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। नेत्र के लिए, आँख के लिए विटामिन ए ही उपयुक्त होता है। आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन बी12 सहायक होता है, तो एकदम सही। आरबीसी जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं और वहीं पे परिपक्व जो होती हैं, उसमें विटामिन बी12 का योगदान होता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारा एक सही है, 3 सही है, 4 देख लेते हैं। आंत्र से अवशोषित कैल्शियम को उपयोग में लाने के लिए विटामिन सी आवश्यक होती है, तो नहीं भैया। आंत्र में अवशोषित कैल्शियम को उपयोग में लाने के लिए विटामिन डी आवश्यक होती है। आपको पता भी होगा विटामिन डी हालांकि कैल्शियम का ही स्रोत है ना। तो हमारा एक तरह से ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। तो क्या सही है? 1 और 3। 1 और 3 किस में है? 1 और 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 1 और 3 ऑप्शन बी में। फिर आगे देखते हैं, आयोडीन की गंभीर कमी का एक आम संकेत कौन सा है, ठीक है, कौन सा है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो भैया आयोडीन की कमी से जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला, वो नहीं स्रावित होता है, तो जिसके चलते इतना बड़ा बड़ा घेंघा हो जाता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं, घेंघा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे घेंघा हो जाता है। तो घेंघा तो यहाँ तो दिया नहीं है। यहाँ पे दांत में सड़न, तो दांत में सड़न इससे रिलेटेड नहीं है। गर्दन में सूजन एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अंधेरे में दिखाई नहीं देना, ये तो रतौंधी के कारण होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। दांत में सड़न हालांकि ये विटामिन सी से ही होता है, और मसूड़ों में खून आना ये विटामिन सी की कमी से ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रंथि और उनकी विशेषता का मिलान करना है। यहाँ पे ग्रंथि दी हुई है और उसकी विशेषता का मिलान करना है। पीयूष ग्रंथि जो हमारे दिमाग में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है और ये मुख्य तौर पे आयोडीन से संबंधित है, ठीक है।
आयोडीन की आवश्यकता होती है इसे। अगर आयोडीन न मिले तो वही तो बताए हैं अभी कि आयोडीन न मिलेगा तो बड़ा सा घेंघा बना देगा। पहले ज़माने में लोगों को इतना बड़ा बड़ा होता था, आज के डेट में नहीं होता है, क्योंकि हम जो आज के डेट में नमक खाते हैं खास करके टाटा वगैरह, तो उसमें आयोडीन युक्त रहता है, इसलिए वो लिखता है आयोडीन युक्त नमक, है ना। अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या है? ये तो मिश्रित ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, ठीक है। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ देखिए पीयूष जो है ये अंतःस्रावी हो जाती है, थायराइड जो है अंतःस्रावी हो जाती है, ये मिश्रित हो जाती है और ये बहिर्स्रावी हो जाती है। यह ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है। तो पीयूष, थायराइड ये दोनों अंतःस्रावी हो जाती हैं, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि हो जाती है और यकृत बहिर्स्रावी ग्रंथि हो जाती है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी में एक सिंपल सा अंतर है कि जो अंतःस्रावी होती हैं वो अपना स्राव हमेशा ब्लड में छोड़ती हैं, ठीक है, और वो हमेशा हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। और जो बाह्य स्रावी होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि, वो हमेशा एंजाइम स्रावित करती हैं, एंजाइम, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती हैं, ओके। और मिश्रित ग्रंथि तो दोनों स्राव करेगी, है ना। तो यहाँ पे 1 का बी, फिर 2 का 4 किस में है? 1 का बी, 2 का 4, 3 का ए और 4 का सी, एकदम ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो विषाणु में देखो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी एकदम होती है, डीएनए या आरएनए उसमें मौजूद रहता है विषाणु में, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों नहीं मौजूद होते हैं। एक रहेगा तो एक नहीं रहेगा, मतलब एक साथ दोनों नहीं मौजूद रहेंगे, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा तो पहला नहीं रहेगा, ठीक है। परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, एकदम ये भी सही है, परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रजनन। अब देखो ये तो जो वायरस होते हैं ना, ये हालांकि जब किसी जीवित कोशिका में नहीं रहेंगे तो ये मृत रहेंगे, जैसे ही जीवित कोशिका में जाएंगे तो ये जिंदा हो जाएंगे और वहीं पे अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो ये भी सही हो जाता है। परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, तो जाहिर सी बात है दूसरे में जब जाएंगे, दूसरे कोशिका में, तो वहाँ पे अपना प्रजनन करना शुरू कर देंगे। देखो प्रभाव, यहाँ प्रभाव से पूरी तरह परजीवी, प्रभाव से ये पूरी तरह परजीवी ही हैं, प्रभाव से ये पूरी तरह परजीवी ही हैं, क्योंकि ये जब वैसे जैसे मृत कोशिका में रहेंगे तो ये मरे पड़े रहेंगे, लेकिन जिंदा कोशिका में आएंगे तो जीवित हो जाएंगे। तो यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिंदा रहेंगे कि मरे हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये परजीवी ही हैं एक तरह से। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, तो भैया इसमें कोशिका भित्ति नहीं मौजूद रहता है, कोशिका भित्ति इसमें मौजूद नहीं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये माइक्रोप्लास्ट वगैरह होता है, ये भी इसमें मौजूद नहीं रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ये सब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फिर आगे देख लें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान कर देते हैं। पीतल का निर्माण किससे मिलके बना होता है? तो ये तांबा और टीन से मिलके बना होता है। पीतल नहीं, तांबा और जस्ता से, पीतल है ना, तो तांबा जस्ता, कांसा तांबा टीन से, ठीक है। स्टेनलेस स्टील ये लोहा क्रोमियम निकेल से बना रहता है, और टांका ये शीशा और टीन से, शोल्डर यानी टांका ये शीशा और टीन से। तो पीतल तांबा जस्ता, कांसा तांबा टीन, और यहाँ पे दिया है स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकेल और टांका पीवीएसएन। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये कौन सा हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो भैया देख लो 2 1 3 4 किसमें है 2 1 3 4 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो यहाँ पे देखो बकरी की नस्ल जर्सी, एंग्लो नुबियन जो होती है, एंग्लो नुबियो, इसको कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दूध में जो वसा पाई जाती है ना, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है ना, गायों के जैसा। और साथ ही में ये दोनों के काम आती है, एक तो मांस खाने के और दूसरा दूध देने के। और आमतौर पे जो बकरियां होती हैं वो दूध के लिए नहीं, मांस के लिए ही जानी जाती हैं, लेकिन ये दोनों के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एक तरह से
नस्ल की बकरी नस्ल की जर्सी कहा जाता है, ठीक है, बकरी के नस्ल की जर्सी। और अंगोरा ध्यान रखिएगा, ये ऊन के लिए बहुत फेमस है, यही एक बकरी है जो ऊन देती हुई। फिर आगे देखें हम लोग, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो भारत में परम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000, ठीक है, परम 8000, जो सी डैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। सी डैक पुणे की कंपनी है, उसके द्वारा 1991 में बनाया गया था, ठीक है, 1991 में ये बनाया गया था और ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। आगे देखें तो आगे अभिकथन और कारक दिया हुआ है। अभिकथन और कारक में हमें क्या देखना है? तो ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है, तो एकदम सही बात है, क्योंकि ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है, साथ में भारी जल का भी, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, एकदम सही है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, इसीलिए तो ये मंदक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन को आराम से दर्शा रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है क्योंकि ये इसका काम ही है ये, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ आ गया। मैथ अब देख लेते हैं। यदि सचिन गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है तो सचिन ने दोनों विषयों में एक साथ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यह मानते हुए कि दोनों विषयों के अधिकतम अंक समान हैं। देखो मान लेते हैं 70% पाया है, दोनों के 100 हैं, 100 नंबर जिसमें 70 पाया है, ठीक है। तो संयुक्त रूप से दोनों का टोटल मार्क 200 है और जिसमें ये लोग पाए कितना है? 7 6 13 130। इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटी और ये 65, यानी कि 65% संयुक्त रूप से हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। फिर देखें 82 का। 82 में एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या होगा? तो यहाँ बस सिंपल है, लॉजिक लगाना है बस। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि ये 12वीं पारी में 84 बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी में औसत स्कोर 4 रन बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि 11 इससे पहले खेला था, 11 में 4 गो बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ा? 44 गो, और बाकी बचा 12वां पारी के लिए जो औसत के बराबर होगा, है ना। तो सीधे 84 में से हम लोग माइनस कर देंगे 44 और जो बचा वो हमारा आंसर, ठीक है, हमारा आंसर। तो यही है, 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना रह गया? तो 40 रह गया, है ना। कमाल की बात है, लॉजिक से आराम से बन जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन से कथन पर्याप्त होंगे? तो दिए गए कथनों में x y z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x y z देखो 2 कथन दिया है, 1 और 2। यहाँ पे दिया है x + y = 12 और यहाँ पे x + y बराबर x + z = 4 और यहाँ पे x - y दिया है। और यहाँ पे क्या है कि क्या x y z का मान निकालने के लिए दोनों पर्याप्त हैं या एक पर्याप्त है या एक भी नहीं पर्याप्त है? तो देख लो यहाँ पे दोनों पर्याप्त होंगे, दोनों रहेंगे तब ये निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x + y दिया है और यहाँ पे x + y, ठीक है, x - y। तो x + y 12 दिया है, x - y कितना दिया है? तो 6 दिया है ना। अब देखो y से y कैंसिल, यहाँ पे 2x = 18, 2 से ये 9 बार में, यानी x का मान निकल के आ गया 9। जब x का मान निकल के आ गया 9, तो यहाँ पे x का मान 9 रख देते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा? 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा
3 x का मान आया हुआ है 9 और बचा z का, तो देखो x की जगह पे 9 रख देंगे तो ये इधर जाएगा तो z का मान क्या हो जाएगा, यानी कि -9 में से 4, ठीक है, 9 में से 4 घट जाए तो 5, यही होगा -5। तो यानी कि दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पे दर पूछ रहा है, तो दर का हम सिंपल सा तरीका बताए थे, पहले लिखेंगे ब्याज फॉर्मूला के रूप में गुणे 100 बटे मूलधन, यहाँ दर रहेगा, ठीक है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 गुणे मूलधन गुणे समय। अब देखो इसमें से तीनों में से कोई पूछ देना तो आराम से निकाल लोगे। अगर दर पूछा है तो ये सबका मान रख के निकाल लो, मूलधन पूछता तो मूलधन यहाँ हो जाता, दर यहाँ हो जाता, अगर समय पूछता तो समय को वहाँ रख देते और दर को यहाँ रख देते, उसकी जगह पे बदल देते, हो जाता। तो देखो धनराशि इतना है और मिश्र धन इतना है, तो इसका ब्याज कितना होगा, तो टोटल में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज इसमें से घटा देते हैं, देखो 9250 में से 7500 घटा देते हैं, 0 5 12 में से 5 जाए 7 1, यानी 1750 इसका क्या हो गया ब्याज। ब्याज लिख देंगे 1750 गुणे 100 और मूलधन तो 7500 है, ये है ना, और गुणे समय कितना है 7 वर्ष, और यहाँ पे दर दिया हुआ है, निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट्टी, 25 25 सत्ते 25 तिया 75 और 25 सत्ते, ठीक है, ये कट गया, 7 से ये कट गया, यानी यहाँ 10 बचा, यानी कि यहाँ पे आ गया 10/3। 10/3 को यहाँ अब देखते हैं आंसर के रूप में क्या लिखा है, तो ये इस रूप में लिखा है, ठीक है, 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 9 1 10/3 हो ही जा रहा है, ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ इतना इतना के अनुपात में है, यदि पेन पेंसिल और रबड़ की कीमत क्रमशः इतना 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 है और यदि बॉक्स की कीमत 90 रुपया है तो बॉक्स में पेन की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो बॉक्स में पेन पेंसिल का रेशियो ये है और उसका देखो और मूल्य इस रेशियो में है, ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 9 4 13 14 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल कीमत कितना हो गया 90, तो सीधा करेंगे 90/15 और यहाँ पे 9 कर देंगे, यानी क्योंकि यहाँ पे पूछा है बॉक्स में पेन कितना है, तो पेन वाला पहला ही है 9, तो गुणज 9 कर देंगे। आ गया हमारा आंसर 15 छक्के 90, 9 छक्के 54। अब देखो 54 आ रहा है, ये तो रुपया में आ रहा है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है बॉक्स में पेन की संख्या, तो एक पेन 3 रुपया के है, तो पेन की संख्या निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 हमारा आंसर आ गया, एकदम इजी, ऑप्शन डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स व्यक्ति यहाँ पे दिया है, एक्स व्यक्ति को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया है। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा किया, तो एक्स का मान निकालना है। अब देखो एक्स कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में, 3 बीमार पड़ गए नहीं आए, यानी x - 3 कर देंगे। ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। अब x का मान निकाल लो कंपेयर करके, देखो यहाँ 15x हो जाएगा और यहाँ 20x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, और -20 60 हो गया। अब 60 इधर आएगा तो प्लस में, और ये +15 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 20 में से घट जाएगा। तो कर लेते हैं, 60 को इधर ला के प्लस में कर देते हैं, और 20x दिया है और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ बच जाएगा 5x। तो 5 से ये 12 बार में कट गया, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 12, ठीक है। किस में है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी सीधी सड़क पर चल रही एक कार की चाल को 1 सेकंड के उत्तरोत्तर अंतरालों पर नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाया गया है। अब देखो
समय सेकंड में दिया है, चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 0 2 4 6 8 ऐसे दिया है। यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है कार्य चलती है। ठीक है, अब देखो निकालना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो देखो 2 मीटर प्रति सेकेंड और 2 के एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, तो ये देख लेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड एकदम चल रहा है, यहीं दिख रहा है। ये पहले सेकेंड में 2 मीटर चला, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर और चौथे सेकेंड में 8 मीटर, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड के दर से एकदम में चल रहा है। ठीक है, तो सही हो जाता है। और इसका एक समान दर से 2 से बढ़ रहा है, यानी इसका त्वरण जो है 2 है, त्वरण 2 हो जाता है ना। त्वरण 2 हो गया, ये भी सही हो गया एक वाला। अब दूसरा देखते हैं, 4 सेकेंड में 16 मीटर, 4 सेकेंड में 16 मीटर जा रहा है, ये चेक कर लेते हैं 4 सेकेंड में 16 मीटर जाता है कि नहीं। न्यूटन की गति का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ है लेकिन वहाँ पे वही प्रयोग करना पड़ेगा। न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। यहाँ u प्रारंभिक गति हो जाती है, तो प्रारंभिक गति 0 है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर टाइम 4 सेकेंड है, क्योंकि 4 बढ़ा हुआ है आगे सेकेंड में, 1 2 3 4 बढ़ा हुआ है, तो 4 कर देंगे प्लस हाफ। एक्सीलरेशन 2 है यहाँ पे। ठीक है, एक्सीलरेशन 2 है और फिर से एक्सीलरेशन 2 है, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ कट करते हैं, 4 का गुणा 0 है तो ये नहीं होगा, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 16, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है ये भी वाला। और 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक औसत चाल से चल रहा है, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। देखो टोटल आया है 16 मीटर और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में ये भी हो गया, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, यानी तीसरा, यानी 1 2 3 तीनों का तीनों एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीका है, देखो यहाँ पे ए वही वाला फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। देखो वर्ग की दोनों भुजाएं होती हैं, 4 गो भुजाएं होती हैं, ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, तो एक को लंबाई को ए मान लेंगे और चौड़ाई को बी मान लेंगे, तो दोनों में तो 2% वृद्धि हो रही है, तो 2 + 2, यहाँ पे प्लस में ही हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस ही लिखेंगे, 2 × 2 बटे 100 कर देंगे। अब 2 दूनी 4, ये कटेगा तो कितना आएगा, 0.04 आ जाएगा, तो 4.04 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। फिर आगे की बात कर लें हम लोग, आगे की बात कर लें तो यहाँ पे दिया हुआ है 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, इतना है दूध और पानी, दूध और पानी, तो इसको पहले डिवाइड कर देते हैं इतना के अनुपात में। 4 3 7, 7 7 49 और 7 3 21, 21 लीटर दूध है, 7 चौको 28 लीटर पानी, इसी रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दूध का अनुपात सेम है, कितना 3, लेकिन पानी का अनुपात 5 हो गया, 4 से 5, तो यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, ध्यान खुद ही देखो, 3 रेशियो कितने के बराबर 21, यानी 7 का गुणज है, और यहाँ +7 कर देंगे, अगर +7 अगर यहाँ पे कर देंगे तो टोटल 35 लीटर हो गया, और यहाँ पहले से 21 लीटर है ही। अब इसको कट करेंगे तो 3:5 आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं, 7 3 21, 7 5 35। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के 2 अंकों तक यहाँ पे लिखना है। चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य मान लेते हैं x,
एक्स पे हम लोग छूट दे रहे हैं 30%, ठीक है, बचेगा 70%, यहाँ पे 70%। उसके बावजूद भी 10% का फायदा हो रहा है, तो इधर लिख लेंगे 110, ठीक है। अंकित मूल्य हम लोग 100 मान लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, सीपी 100 और अंकित मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स माने हुए हैं कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एसपी क्या हो गया, एक्स। अब देखो एक्स का 70% कितना हो जाएगा, 110 के बराबर। इसको कट कर देते हैं, ठीक है, एक्स से 0 से 0 कटी। अब ये गुणज हो गया 110 का, यानी यहाँ हो गया 1100 और बटे 7। एक्स का मान इतना आ रहा है कि नहीं। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम में 7, बचा कितना, तो बच जाएगा यहाँ पे 5, 7 4 11, 4 बच रहा है, तो यानी 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, बचा 5 और 0, तो 7 7 49 बटे 1/7, इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो 100 तो हम पहले ही माने हुए हैं सीपी, उस पर प्रॉफिट कितना है 57.17, तो 57.17 ऑप्शन इसमें है, मतलब दशमलव में चेंज करोगे तो 0.14 आ जाएगा, तो 57 वाला एक ही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब रीजनिंग आ गया, तो देखो इसका स्क्वायर करके +1 कर दिया है, 21 21 सैया 441, 24 24 सैया 576, 76 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 580। जैसे इसमें 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा गया तभी तो 445 हुआ यहाँ पे, सेम वही उसमें भी कर दिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेन को इतना, टायर को उतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेन को, यहाँ पे टी को, बी को और टी को हटा दें तो सेम यहाँ पे नंबर बच रहा है, और ये तो ऑप्शन किसी में नहीं है, इसको हटा दो। 4 वाला तो ये लास्ट में रहेगा, है ना, 4 को इसी में लास्ट में रहेगा, देख लो मात्र और मात्र इसी में है ना, मात्र और मात्र इसी में है, ऑप्शन डी में। टी का मान भी यहाँ से ले सकते हो, टी का मान यहाँ डॉलर दिखा रहा है तो शुरू में डॉलर है ये है, डॉलर है ये, और बाकी चारू ये है, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, शुरू डॉलर और बाकी 4 ये हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन हो जाता है, पी ई के पिता हैं, पी जो है देखो, पी ई के पिता हैं तो यहाँ पे एम कर देते हैं क्योंकि ये मेल है, ई एक ही बहन है, ई है जो वो एक ही बहन है कि नहीं, एक ही बहन है तो ये फीमेल हो जाती है। ए का केवल एक भाई एल है, ए का केवल एक भाई एल है, ठीक है, एल है। टी पी का इकलौता पोता है, टी जो है वो पी का इकलौता पोता है, यानी इन्हीं में से किसी एक का बेटा उटा होगा, तीनों में से, ठीक है। अब दे रहा एम एक की पत्नी है, एम जो है एक की पत्नी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक की पत्नी, यहाँ पे एल है, ये है, ठीक है, एल को रहने देते हैं, टी की पत्नी को साइड में लिख देते हैं, जो है एम की यहाँ दिया हुआ है एम एक की पत्नी है, तो एम इसकी पत्नी हो गई, यहाँ ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, दोनों पति पत्नी। पी की केवल एक संतान विवाहित है, पी की केवल एक के जो संतान विवाही है तो इसी का ये पुत्र होगा, जाहिर सी बात है, कहें कि जिसकी शादी नहीं हुई उसकी संतान नहीं हो सकता है। पी की केवल एक संतान विवाहित है तो एल का टी से क्या संबंध है, तो एल का टी से, एल ये है, इसका भाई है, एक तरह से भाई है, ए का भाई ये यहाँ पे है ना, ए का भाई ये है एल, क्योंकि ए का केवल एक भाई है, इसका पिता ए हो गया, ए का भाई इसका क्या हुआ, चाचा हो गया, तो पिता का भाई लिखेगा नहीं तो चाचा लिखेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देख लेते हैं, देखो हर साल सेम डेट को एक दिन बढ़ता है लेकिन लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 19 नवंबर 2003 को अगर बुधवार है तो 19 नवंबर 2024 4 को शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाला वर्ष लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा।
तो 2 दिन बढ़ाते हैं नेक्स्ट ईयर। 4 के बाद 5 1 दिन बढ़ेगा, 6 में 1 दिन, 7 में 1 दिन, फिर 8 में 2 दिन, फिर 9 में 1 दिन, फिर 10 में 1 दिन, और फिर 10 के बाद 11वां मार्च आ रहा है जो यहाँ से नवंबर से पहले है। तो 1 9 बढ़ा के सीधे अब जोड़ेंगे हम लोग। इसको पहले जोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। 2 3 2 5 2 7 2 9, 9 आया। ठीक है, अब देखो 19 नवंबर 2003 को बुधवार है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे 19 नवंबर 2010 तक तो 9 दिन आ गया। अब यहाँ नवंबर में बचा है 11 दिन, 11 दिन यहाँ लिखेंगे। फिर दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, जनवरी 2011 की बात कर रहे हैं। फिर फरवरी 2011 का 28 दिन, और मार्च में 25 दिन दिया हुआ है, तो 25 यहाँ लिख के सबको जोड़ देंगे। 8 5 13 14 15 16 16 16 9 25 के 5, 2 2 4 2 6 3 9 3 12 1 14, 145 आ रहा है। ठीक है, 3 3 6 3 3 9 9 4 13 आएगा। ठीक है, 1 3 3 6 1 7 7 4 11 11 12 13 35 आएगा। ठीक है, 135। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 7 एकम में 7, बचा कितना 6, 7 9 63। तो शेषफल के रूप में जो बचेगा, शेषफल के रूप में यहाँ बच रहा है 2, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे बुध में। तो 2 शेषफल बचा, तो पहले बुध है तो 2 और जोड़ दिए तो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ आगे देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, टोटल अगर काउंट करें इसका तो इसकी संख्या 12 है। तो या तो ये 4 से डिवाइड होगी, 4 से, नहीं तो 3 से। तो यहाँ 3 से ही डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 से अगर देखो बी वाला रखते हैं, सी डी सी 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 डी डी सी, तो यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएगा। सी डी सी 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 बना दे रहा है 3 3 का पेयर। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, कथन दिया हुआ है। कथन में क्या दिया हुआ है? तो कथन दिया हुआ है कोई भी आम सेव नहीं है। कोई भी आम, ये आम हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। कोई भी आम सेव नहीं है, तो कोई सेव आम नहीं है, तो कोई सेव आम नहीं है। कुछ सेव आम है, तो ये वाला गलत है, ये सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ दिया है कोई भी आम सेव नहीं है, कोई भी आम सेव नहीं है। तो निष्कर्ष में वही तो दिया है, कोई सेव आम नहीं है, तो कोई सेव आम नहीं है इज ए करेक्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, दिए गए कथनों पे यहाँ पे जल प्रतिबिंब बना रहा है। तो जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है और मिरर वाला साइड में बनता है। तो नीचे की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे अगर पहला अक्षर ही मिलाएं हम लोग तो हमारा आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि ये आएगा ऐसे, तो ऐसा ही बनाएगा। बाकी ऐसा शुरू में किसी पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा, यही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मिला के खुद ही आगे देख लेना। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान थी। ठीक है, अब यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया, क्योंकि 5 वर्ष पहले 15 था तो आज 20 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर आज बच्चा 20 वर्ष है, तो यहाँ शुरू में क्या कर रहा है? पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के समान थी, यानी जन्म के समय, इसके जन्म के समय पिता की उम्र 20 वर्ष थी, और तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो 20 वर्ष और जोड़ देंगे ये वाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आ गया, है ना? 40 वर्ष करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इतना इतना को इतना लिखा जाता है और इतना इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट में 8 का क्या होगा? तो 8 देखो इसमें है और इसमें, दोनों में कॉमन है, लेकिन बाकी ऑफ आर द लोस्ट है और कॉमन कुछ भी नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ml यही कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 में क्या कह रहा है? तो यहाँ चित्र वाला है, तो देखो यहाँ पे दिया है एक पासे के विभिन्न फलकों पे 6 अक्षर इतना इतना दिए हुए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दी गई है। m के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर क्या होगा? m के विपरीत ढूंढना है। तो सिंपल तरीका ऐसे अपनाते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको बीच में रख देते हैं और फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी। तो देखो टी रखे हुए हैं, तो टी के बाद यहाँ r लिख देते हैं
और ऐसे चलेंगे, पी लिखेंगे एक एक छोड़ के, पी, फिर टी के बाद यहाँ एम है, एस है, तो एम एस ऐसे लिख देते हैं। अब देखो एक दूसरे के विपरीत कौन है, यहाँ एम का विपरीत, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, तो यहाँ एम का विपरीत पूछा हुआ है, तो एम का विपरीत आर हो गया। आर इज करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए। इस तरह से हमारा सेट नंबर 6 भी आज समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।